मार्क कर लेना। बोलो कहाँ तक पढ़े थे? केटीजी खत्म हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ये तीनों जो टर्म है फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग और फिर बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है? हाँ, एक ऐसा बॉडी जिसको हम रीड कर रहे हैं, या एक ऐसा रीजन स्पेस में, एक ऐसा रीजन जिस पे हमने फोकस करा है और हम देखना चाहते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आता है प्रेशर, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम को छोड़ करके जितना भी हो, सिस्टम को छोड़ करके जितना भी बाकी चीजें बचती हैं उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। और बाउंड्री क्या 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 तरीके का हो सकता है? मे बी फिक्स भी हो सकता है, रियली एग्जिस्ट भी कर सकता है, मे बी इमेजिनरी भी हो सकता है, और साथ ही साथ मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखना सिस्टम का डेफिनेशन। सिस्टम का डेफिनेशन लिख लो। लिखना बॉडी और रीजन इन स्पेस, बॉडी और रीजन इन स्पेस, body or region is in space on which our attention is focused, on which our attention is focused, on which our attention is focused, on which our attention is focused is known as system, is known as system. जैसे इस क्लास का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन देखेंगे, कोई भी इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज देखेंगे, तो इस क्लास को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। और एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस क्लास विल बी सराउंडिंग। तो नेक्स्ट लिखोगे सराउंडिंग। anything external to the system, anything external to the system, anything external to the system is known as surrounding, is known as surrounding. Next, boundary. बाउंड्री में लिखना interface which separates system from surrounding, interface which separate system from surrounding is known as boundary,
is known as boundary. Full stop. It may be real. It may be real or imaginary. It may be real or imaginary. Full stop. It may be fixed or movable. It may be fixed or movable. Movable. It may be fixed or movable. Full stop. Boundary has negligible thickness. Boundary has negligible thickness. जो भी बाउंड्री का थिकनेस होता है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. तो जैसे ये क्लासरूम को सिस्टम माने तो जो भी इसके वॉल्स होंगे कैसे बिहेव करेंगे, बाउंड्री की तरह. ठीक है, जो भी रियल भी हो सकता है कि वॉल्स जो है ये सारे क्या है, रियल बाउंड्री है. लेकिन अगर इसी क्लासरूम में मैं यहाँ पे एक ऐसा रीजन ले रहा हूँ कि मैं इतना दूर का ही हवा को रीडिंग करना चाहता हूँ, तो वहां पे तुम एक्चुअल बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते हो. तुम बस डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा बाउंड्री है, इस छोटे से वॉल्यूम की मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ. तो इस केस में कैसा बाउंड्री है तुम्हारा, इमेजिनरी बाउंड्री. अगेन ये फिक्स भी हो सकता है और मूव भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे. और इसका जो थिक पिस्टन सिलेंडर केस में, जैसे ये एक बॉक्स है, अभी पिस्टन यहाँ पे है, तो बाउंड्री क्या हुआ, ये सारे अलॉन्ग विद दिस पिस्टन. कुछ देर बाद पिस्टन यहाँ चला गया, यानी इस साइड की बाउंड्री जो यहाँ पे पहले थी वो अभी उठ के कहाँ चली गई, ऊपर चली गई. तो ये जो बाउंड्री है ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलेंगे, मूवेबल बाउंड्री. या जब भी एक्सपेंशन हो रहा होता है, एक्सपेंशन के केस में जो बाउंड्री होता है वो क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो भी बाउंड्रीज है वो क्या होंगी, एक्सपैंड होगी. तो उस केस में बाउंड्री मूवेबल है. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यूनिवर्स. यूनिवर्स, system along with surrounding. System along with surrounding. System along with surrounding. System along with surrounding is known as universe. Is known as universe. ठीक है, जैसे ये तुम्हारा सिस्टम है, ये बाउंड्री और इधर क्या बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्या हो गई, सराउंडिंग. अब सबको एक साथ ले लोगे, सराउंडिंग को, सिस्टम को, सबको एक साथ ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखना. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, there are three types of system. कौन कौन से सिस्टम है, ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा. ओपन सिस्टम में क्या होगा, लिखना लिखना सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग may have interaction of, system and surrounding may have interaction of, may have interaction of both mass and energy. Mass and energy. ठीक है, देखो जैसे ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, अभी इस सिस्टम का मास m1 था, इसके पास एनर्जी थी E1. कुछ देर बाद ये सराउंडिंग से इंटरैक्ट करने के बाद इसका एनर्जी हो गया E2 और मास कितना हो गया m2. ठीक है, दोनों चेंज हो जा रहा है, मास भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी हो रहा है, यानी एनर्जी भी मे बी एक्वायर कर सकता है या फिर रिलीज कर सकता है. अगेन मास रिलीज कर सकता है, मास रिड्यूस हो सकता है या फिर मास इंक्रीज हो सकता है. अगर सराउंडिंग से मास लेगा तो इंक्रीज होगा, सराउंडिंग को मास देगा तो डिक्रीज होगा. यानी ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा हो और
मास इंटरेक्शन भी हो रहा है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बी, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? लिखना, हाँ लिखना, ओनली energy interaction, only energy interaction is possible, only energy interaction is possible, only energy interaction is possible, full stop. Mass remains constant, only energy interaction is possible, mass remains constant. मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर पहले मास m1 था तो हमेशा क्या रहेगा? m1 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइप है, दैट इज थर्ड टाइप, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना तो मास का इंटरेक्शन होगा, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। यानी जो मास पहले था, जो एनर्जी पहले था, 10 साल बाद जाकर के देखोगे तो क्या होगा? उतना ही मास, उतना ही एनर्जी रहेगा उस गिवन सिस्टम का। तो लिख लो, नीदर एनर्जी नॉर मास, नीदर एनर्जी नॉर मास इंटरेक्शन, nor mass interaction is possible, ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होगा, ना तो मास इंटरेक्शन होगा। तो इसके लिए छोटा सा बॉक्स, ये पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा सिस्टम हो गया और इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन कितने तरीके का हो सकता है? मास का और एनर्जी का। तो अगर तुम्हारे पास ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या होगा? मास इंटरेक्शन भी होगा, और क्लोज में क्या होगा? मास का नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। और आइसोलेटेड में कुछ नहीं होगा। इंटरेक्शन में दोनों टर्म आता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रेड वाला दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लिखना, properties which represent properties which represent characteristics of a system, characteristics of a system। क्या आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा? आवाज ही ठीक से क्या नहीं आ आपका रहा? आवाज सर? क्या हो गया मेरी आवाज को? हेलो, बोर्ड अभी दिख रहा है ठीक से? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है, आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, properties which represent characteristics of a system are called thermodynamic properties of a system। Characteristics of a system
are called thermodynamic properties. एग्जाम्पल में लिख सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल होगा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी या फिर स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जिनके हेल्प से तुम क्या बता सकते हो? सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि सर जैसे ये पॉइंट एक बार बताएंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो पॉइंट सर एक बार बताएंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का फिर से डेफिनेशन हाँ सर। लिख लो। प्रॉपर्टीज which represent characteristics of a system, properties which represent characteristics of a system are called thermodynamic properties. एग्जांपल्स लिख लो, ऊपर लिखा हुआ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। हो गया? नेक्स्ट लिखना, there are two types of thermodynamic properties. There are two types of thermodynamic properties. कितना टाइप का होगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज? दो टाइप का। कौन कौन सा? तो अगर टाइप्स की बात करोगे, दो टाइप है। नंबर वन इज इंटेंसिव, या इसका एक और नाम है और इंट्रिंसिक। ठीक है, इंटेंसिव भी बोल सकते हो या फिर इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो, दोनों क्या है? सेम चीज है। इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लिखना है इसमें। which are independent of mass जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which are independent of mass एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसमें? प्रेशर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिसमें स्पेसिफिक लगा हुआ ना, दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट? इंटेंसिक। जैसे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट पढ़ाए थे तुमको और बोले थे ये मास पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही अगर बात करो स्पेसिफिक इंथैल्पी का, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी के बारे में ज्यादा कहाँ पढ़ोगे? केमिस्ट्री में, क्योंकि ये फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट, लेकिन फिजिक्स में नहीं पढ़ते इंथैल्पी के बारे में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता उस पर। अब बस इंथैल्पी बोलेगा, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओनली इंथैल्पी दिया हुआ है, तो दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इंथैल्पी के सामने क्या लगा होगा? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? वैसे ही एक टर्म होता है स्पेसिफिक इंट्रोपी, वो भी क्या होगा तुम्हारा? अगेन इंट्रोपी भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्या डिस्कस करोगे? केमिस्ट्री में। उधर रैंडमनेस पढ़ाने का जरूरत पड़ता है, तो सर रैंडमनेस जब बताएंगे तो क्या पढ़ा रहे होंगे? इंट्रोपी के बेसिस पे रैंडमनेस पढ़ाते हैं, इधर रैंडमनेस बताना है नहीं। तो ये सारे जो क्वांटिटीज है मास पे डिपेंड नहीं करेंगी, उनको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव या इंट्रिंसिक। नंबर 2 में क्या आएगा?
एक्सटेंसिव, या फिर एक्सट्रिंसिक। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? हाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किस पे डिपेंड, सॉरी ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे, मास पे। तो लिख लो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which depends on mass, which depends on mass, which depends on mass are known as extensive thermodynamic properties. क्या क्या एग्जांपल होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी। अगर इसके सामने स्पेसिफिक लगा रहता तो किधर आ जाता? हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं लगा हुआ, सही, इंथैल्पी जो होगा और एंट्रोपी। ठीक है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? मास पे। वैसे अगर हीट कैपेसिटी बोले, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। हो गया? नेक्स्ट लिखोगे? नेक्स्ट लिखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, लिखना। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए गिवन सिस्टम इज डिफाइंड एज व्हाट? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जैसे एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम है, अभी इसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम है V1। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट 1 बोलते हैं। स्टेट का क्या मतलब होता है? कंडीशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। कंडीशन ऑफ ए गिवन सिस्टम मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें तुमको किसका किसका इंफॉर्मेशन होगा? प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, मे बी यू का। यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, एच का। और एच क्या होता है? ये एच किस क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे नहीं यार, इंथैल्पी। एच क्या होता है? इंथैल्पी होता है। एस क्या होता है? एंट्रोपी होता है। तो मे बी ये सारी चीजें तुमको बता करके रखेगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो ये एक कंडीशन है जहां पे तुमको क्या दिया हुआ है? P1 V1 या टेम्परेचर T1, वैसे ही U1 H1 S1 दिया होगा। तो ये अगेन ये वाला पार्ट हम ज्यादातर डिस्कस नहीं करते। हम कहां तक जाएंगे? P1 T1 V1 और E1 तक। अब मान लो ये चेंज होकर के कहा गया, एक नए स्टेट पे गया, P2 V2 और T2, या फिर U2 H2 और S2 पे। तो स्टेट का चेंज हो रहा है। देखो अभी ये स्टेट क्या है इसका, या अभी जो इसका कंडीशन है वो क्या हुआ? P1 से P2 चला गया, या V1 से V2 चला गया, T1 से T2 चला गया। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। इसी चेंज को क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? लिखना चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, और स्टेट के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कंडीशन। चेंज ऑफ स्टेट of a system is defined as
is defined as thermodynamic process, is defined as thermodynamic process. अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस है? तो नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप 1 में लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। अब जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा या आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे जाओगे या जब भी स्टेट चेंज हो रहा होगा, तो वन फिजिकल या वन थर्मोडायनेमिक स्टेट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दैट? वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1 से 2 जा रहे हो, तो 1 पे जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम कहाँ होगा? 2 पर भी होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। तो लिखना thermodynamic process in which thermodynamic process in which volume of the system, a thermodynamic process in which volume of the system remains constant, remains constant, remains constant, remains constant is known as isocoric process, is known as isocoric process. वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखोगे? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, या इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा? सेम चीज ऊपर वाला लाइन लिखोगे, लेकिन प्रेशर की जगह, वॉल्यूम की जगह क्या कर दोगे? प्रेशर कर दोगे। और इसमें क्या लिख सकते हो? और P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी पूरे प्रोसेस में अगर स्टेट 1 से 2 जा रहे हो, फ्रॉम स्टेट 1 to 2 जाओगे, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अदर जो क्वांटिटीज है या अदर प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। थर्ड में लिखना कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? और आइसोथर्मल प्रोसेस। अगेन डेफिनेशन में बस क्या चेंज कर दोगे? टेम्परेचर पुट कर देंगे। हो गया?
डेफिनेशन वही सेम टू सेम होगा पिछला वाला ही, लेकिन प्रेशर की जगह आप क्या रख देंगे, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, और T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कहां से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में देखोगे PV इक्वल्स टू nRT, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को या तो टेम्परेचर कांस्टेंट बोल लो या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल लो। दोनों चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ वन, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा हो, हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है, यानी ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, ना ही सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। लिखना, कुछ बोल रहे हो क्या, लिखना। एडियाबेटिक प्रोसेस में a thermodynamic process, a thermodynamic process, a thermodynamic process in which there is a thermodynamic process in which there is no heat interaction, in which there is no heat interaction, no heat interaction between system and surrounding, between system and surrounding is known as adiabatic process. Is known as adiabatic process. और एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हीट रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा क्यू 0, या फिर PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा क्या होता है तुम्हारा, एडियाबेटिक इंडेक्स। और PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को प्रोसेस इक्वेशन भी बोलते हैं। लास्ट कौन सा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। लिखना, एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, any thermodynamic process, any thermodynamic process other than, any thermodynamic process other than isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic is called polytropic process. कोई भी प्रोसेस ऊपर वाले चारों को छोड़ करके, ना तो आइसोकोरिक हो, ना आइसोबारिक, ना ही आइसोथर्मल और ना ही एडियाबेटिक, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां x जो है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x को 0 नहीं रख सकते हैं, या फिर 1 नहीं रख सकते हैं, और गामा नहीं रख सकते हैं, या फिर इंफिनिटी नहीं रख सकते हैं।
एक्स की जो वैल्यू होगी 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगा, गामा नहीं होगा और इन्फिनिटी नहीं होगा। 0 होगा तो उसके रिगार्डिंग इन चारों में से कोई एक हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे कब 1 गामा इन्फिनिटी होता है। वैसे ही अगर ये गामा हो गया तो एक प्रोसेस इसी में हो जाएगा, इन्फिनिटी भी इसी में से एक प्रोसेस, यानी इन चारों वैल्यू में से कोई और नहीं होगा। बाकी कुछ भी रखो, कौन सा प्रोसेस बनाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनाएगा। इसको बोलते क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एक्स क्या है तुम्हारे यहाँ पे? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। हो गया। नेक्स्ट अब है तुम्हारा नेक्स्ट लिखना। अब ये सारे प्रोसेस हो गए। ये सारे जो प्रोसेस है, पांचों प्रोसेस है, इनको अलग से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि या तो ये रिवर्सिबल हो सकते हैं या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, वो इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या फिर अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ले रहे हो ना, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो कब उसको रिवर्सिबल बोलेंगे और कब उसको इरिवर्सिबल बोलेंगे? तो लिख लो, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखना, a process is said to be a process is said to be reversible. A process is said to be reversible. A process is said to be reversible if it returns to the initial state. If it returns to the initial state, the process is said to be reversible if it returns to the initial state without causing any effect on the surrounding, without causing any effect on the surrounding, and tracing 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 and tracing same path while returning, tracing same path while returning. Otherwise it is known as irreversible process. ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए? कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस चेक करना तो उसको क्या करना होता है? प्रोसेस को रिटर्न करके देखना होता है। ठीक है, मान लो 1 से 2 गए, तो अगर 1 से 2 जा रहे हैं ना, तो बस उसको ऐसे नहीं बता सकते कि 1 to 2 इज व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे पता चलेगा? 2 से 1 आएंगे, कंडीशन क्या है? सेम पाथ ट्रेस करके आना है। उसी पाथ पे अगर वापस आ रहे हो तो अगर सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा है, ना तो उससे हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ना तो वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और अगर कुछ भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस है ना, एनी प्रोसेस, ऊपर का जो 4 प्रोसेस लिखवाए हैं या ऊपर का जो 5 प्रोसेस लिखवाए हैं, सारे प्रोसेस को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीवी ग्राफ पे।
जिसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। जो भी हमारे ये सारे के सारे प्रोसेस हमने लिखवाया है, आइसोगोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, सबको कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीवी ग्राफ पे। पीवी ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम। तो अगर तुम्हारे पास पीवी ग्राफ है, क्योंकि अगर प्रोसेस चेंज होगा, अगर प्रोसेस होगा, स्टेट चेंज होगा, तो मे बी ये दोनों चेंज हो सकते हैं। मान लो तुम 1 से कहा गए 2 गए, 1 से किधर जा रहे हो? 2 जा रहे हो। तो 1 से अगर 2 गए ना, इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोलेंगे? जब 2 से तुम 1 आओगे और इसी पाथ को फॉलो करते हुए आओगे। 1 से 2 गए, फिर 2 से 1 आए, तो तुमको क्या दिखा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन व्हाट? सराउंडिंग। सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। और साथ ही साथ जब ये पाथ ही रिट्रेस करके तुम वापस आ रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? 1 to 2 प्रोसेस इज व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे? और रिवर्सिबल प्रोसेस को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है पीवी डायग्राम पे या कोई भी ग्राफ पे, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। मतलब कोई भी अगर ग्राफ कैसा दिया हुआ हो, सॉलिड से रिप्रेजेंट करा हुआ, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। रिवर्सिबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड ग्राफ से। मान लो तुमको किसी चीज का ग्राफ दिया हुआ है और बीच में ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो लिख लो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस नीचे इसी में, रिवर्सिबल प्रोसेस is represented by solid lines, is represented by solid lines, whereas irreversible process is represented by dashed line. हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग represented by डैश्ड लाइन। डैश्ड नहीं समझते हो? हाँ, या डॉटेड लाइन लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेड बाय okay, sir. डॉटेड लाइन। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो साइक्लिक प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कब कब बोलेंगे? क्या? डेल यू जीरो। और कुछ? डेल यू जीरो तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लो तो उसमें भी डेल यू जीरो हो जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है 1 से 2 गए, टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट, टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट, डेल यू कितना होगा? 0। तो इसको साइक्लिक बोल दे। तो क्या होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसका एंड और फाइनल स्टेट क्या हो? सेम हो। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन क्या हो? सेम हो। वैसे मतलब जहां से चले वापस क्या करे? वहीं पे आ गए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अब उस साइक्लिक प्रोसेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका डेल यू क्या होगा? 0 होगा। तो पहले ही डेल यू बोल करके साइक्लिक प्रोसेस को नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रोसेस होगा जिसमें डेल यू क्या होगा? 0 होगा। तो लिखो cyclic process is defined as cyclic process is defined as cyclic process is defined as a process whose initial and final states whose initial and final states are same. ठीक है, हम उसके नीचे लिख सकते हो
या नीचे लिखना, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy is 0. For a cyclic process, change in internal energy is 0. साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक और लिख लो, टू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, टू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, टू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस we need at least, to have a cyclic process we need at least 2 thermodynamic process. To have a cyclic process we need at least 2 thermodynamic process. कोई भी साइक्लिक प्रोसेस कितने प्रोसेस से मिलके बना होगा, कम से कम 2 प्रोसेस होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो पीवी डायग्राम है तुम्हारा, पीवी डायग्राम पे 2 पॉइंट हमने लिया, 1 से 2 गए, तो अगर 1 से 2 गए ना, तो ये दोनों का स्टेट सेम होगा, नहीं है। तो करना क्या होगा, या तो 2 से वापस आओ, तो 2 से वापस आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन तुमको रिटर्न होना है। तो जब रिटर्न हो गए तो वो कम से कम एक पाथ तो इंक्लूड करेगा ही, एक प्रोसेस तो आएगा इसमें। जब वापस रिटर्न होकर क्या हो गया, तो एक प्रोसेस ये हुआ, एक प्रोसेस ये हुआ, तो कम से कम कितने प्रोसेस होंगे एक साइकिल में, 2 प्रोसेस होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना पॉसिबल है, 2। मान लो कोई किसी का मन करता है वो पहले 3 पे जाता, फिर 3 से 4 पे, फिर 4 से, तो मे बी 1 2 3 4 प्रोसेस मिल करके क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं। लेकिन कम से कम कितने प्रोसेस चाहिए हमको, 2 चाहिए, 2 से कम पे हम नहीं बना सकते हैं कोई भी साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के टाइम में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा, जिसके चलते चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट लिख लो, इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा इंडिकेटर डायग्राम। लिखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ a thermodynamic process, representation of a thermodynamic process on PV graph, किसी ने पानी गिराया था क्या, representation of a thermodynamic process on PV graph is known as indicator diagram, is known as what, indicator diagram। तो हमारे पास जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जैसे अगर बात करें इसका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट करोगे तो कैसा है, ये तुम्हारा P और इधर V, ठीक है। कैसे दिखेगा, हर टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी ऐसा लाइन कुछ, ये लाइन विच विल बी व्हाट, पैरेलल टू द, तो जैसे मान लो यहाँ 1 से 2 जा रहे हो, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। 1 से 2 जा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मे बी इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप 1 से कहा जा रहे हो, 2 जा रहे हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को, और इसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर डायग्राम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वैसे ही बी तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे स्लोप देखोगे, स्लोप की अगर बात करें, स्लोप कितना होगा, स्लोप tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एंगल किससे बनना होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से एक्सिस एंगल कितना बन रहा है, 90, tan 90 कितना हो गया, इंफिनिटी। स्लोप यहाँ कितना है, स्लोप ये याद रखना, यूज करेंगे स्लोप का। यहाँ पे स्लोप क्या है तुम्हारा, इंफिनिटी है। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ग्राफ किस तरीके का दिखेगा,
पीवी, अब ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर 1 से 2 जा रहे हो तो अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। 1 से 2 वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस। अपोजिट भी हो सकता है कि अगर 1 से 2 ऐसे जा रहे हो, 1 से 2, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। दिस इज पैरेलल टू व्हाट, वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ पे देखोगे स्लोप कितना होगा, स्लोप 0। स्लोप अगेन याद रखना, पूछेंगे। नेक्स्ट क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा, पीवी ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्लोप कितना होगा, इसका जो स्लोप होगा वो वेरी करेगा। हाँ, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव उसकी बात नहीं कह रहे, पहले देख लो। अभी देखो ये जो नेगेटिव है, अगर 1 से 2 जा रहा हो, इधर 1 से कहा गया 2 गया, 1 से 2 जा रहे हो, जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन ये आया कहां से, पीवी इक्वल्स टू, अरे कांस्टेंट से, इस ग्राफ का। जहां पीवी 1 से 2 जा सकते हो, अगर 1 से 2 जाओगे, 1 से 2 अगर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर उल्टा करे तो, हाँ उल्टा करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हाँ, और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है, दोनों एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकता। एक बार ऐसा ग्राफ दे दिया था और पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ था, 1 से 2। अगर 1 से 2 जा रहे हो तो देखो इस केस में प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फिर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होगा। तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, कमेगा। इसी के चलते जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका जो स्लोप है, स्लोप हर पॉइंट पे क्या करेगा, वेरी करेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, तुम्हारा कर्व है, इस तरीके का ऐसा कर्व है। तो इसलिए स्लोप की अगर बात करोगे तो स्लोप विल वेरी। तो यहाँ जो स्लोप होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगेन स्लोप डिस्कस करेंगे कि स्लोप इसका क्या आ रहा है। नेक्स्ट डी क्या है तुम्हारा, डी है तुम्हारे पास कांस्टेंट, या सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का भी जो ग्राफ होगा वो अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। लेकिन इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है दैट विल डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन गामा। ठीक है, अगेन अगर अब दोनों हाइपरबोला ही है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो अगर एक ग्राफ में दे दिया कि कौन सा आइसोथर्मल का ग्राफ है और कौन सा एडियाबेटिक ग्राफ है, तो कैसे पता करेंगे, वही स्लोप से पता चल करते हैं। ठीक है, इधर का जो स्लोप होगा वो कुछ वैल्यू आएगा, वो देखेंगे हमें, लेकिन इधर का जो स्लोप होगा वो गामा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां लिख लेना, स्लोप डिपेंड्स ऑन गामा, स्लोप डिपेंड्स ऑन गामा। वो बात करेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा। हो गया, अब इसके नीचे लिखेंगे स्लोप ऑफ पीवी कर्व। अगर तुम्हारे पास पीवी कर्व है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। दो के केस में तो हमने सीधे देख लिया, कौन से केस में, प्रेशर और
हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम के केस में हमने देख लिया कि एक का स्लोप कितना है, एक का स्लोप 0 है और एक का स्लोप इनफाइनाइट है, क्योंकि वो ग्राफ से ही पता चल रहा है। अब दूसरा हमें हमारे पास बचा क्या, हाँ आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का देख लेंगे। और नेक्स्ट क्या बचा, एडियाबेटिक, और लास्ट पॉलीट्रोपिक, उसका भी लिख लेंगे। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है समझो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन बार बार एनर्जी बोल रहा है, पीवी इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। तुम्हें क्या चाहिए, स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर पी वर्सेस वी है तो स्लोप क्या, डीपी बाई डीवी से मिलेगा, मिलेगा। स्लोप जो है वो तुम्हारा किससे मिलेगा, डीपी बाई डीवी से मिलेगा। तो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दो, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो एक बार पी डीवी प्लस कितना होगा, वी डीपी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आ रही बात समझ में, यहां से पी डीवी प्लस वी डीपी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, अगर ये जो वैल्यू है तुम्हें निकालना है क्या, डीपी, तो इधर से हो जाएगा वी डीपी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ पी डीवी। सो डीपी बाई डीवी कितने के बराबर होगा, माइनस पी बाई वी। मतलब जिस जगह का तुम्हें स्लोप निकालना है, जिस भी जगह का तुम्हें क्या करना है, स्लोप निकालना है, वहां का प्रेशर और वहां का वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जो वैल्यू है, यहाँ का स्लोप चाहिए तो क्या करोगे, उस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, उस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, वो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बोल रहे हैं ना वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल अगर तुम्हारे पास पीवी कर्व है तो उसका स्लोप निकालने का तरीका है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, पी बाई माइनस पी बाई वी के बराबर। नेक्स्ट बात करेंगे बी का। बी क्या है तुम्हारे पास, एडियाबेटिक। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तुम्हारे पास, मतलब पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले मिलेगा पहले पी वी गामा एक बार बाहर आ जाएगा, गामा माइनस 1, और इधर डीवी प्लस वी गामा डीपी कितने के बराबर, 0 के बराबर। अगेन हमें स्लोप चाहिए, स्लोप मतलब दिस बाय दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी गामा डीपी बराबर किसको, माइनस पी इंटू गामा वी और डीबी, ये बचा। अब इसको ला करके इधर डिवाइड कर दो, तो डीपी बाई डीवी कितने के बराबर होगा, गामा बाहर निकल रहा है तुम्हारा, प्रेशर ऊपर है। अब देखो ये जो है एक कम है और ये एक ज्यादा नीचे आके डिवाइड करेगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, वी बचेगा। आ रही बात समझ में, जैसे ये जो पावर है इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, समझ लो खाली, ऐसे करना, गामा नीचे आकर के डिवाइड होगा, तो इधर से कितना बचेगा, ये इसको कितना टाइम में कटेगा, भी टाइम्स में सिंप्लीफाई करेगा, तो इसलिए अब स्लोप जो है वो क्या बच रहा है, गामा पी बाई वी। और गामा की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होता है। गामा क्या होता है, 1 से ज्यादा, बताएंगे। गामा की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अगर 1 से ज्यादा है तो ये पर, अगर इन दोनों स्लोप को कंपेयर करोगे, हाँ, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी अगर दो ग्राफ दिया हुआ, एक बोल रहा है एडियाबेटिक और एक बोल रहा है आइसोथर्मल, तो कैसे पता करेंगे, स्लोप से पता करेंगे। जिसका स्लोप ज्यादा है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, एडियाबेटिक, और जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल। तो यहां से लिख सकते हो डीपी बाई डी भी एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस।
यानी कोई भी तुम्हारा अगर इक्वेशन दिया हुआ है, उसका तुमसे बोला जाए स्लोप निकालने के लिए, तो उसका स्लोप कैसे डिपेंड करेगा, एक्स पे। जैसे अगर पीवी एक्स टू द पावर कांस्टेंट हो, तो यहाँ जो स्लोप होगा वो कितना होगा, एक्स। डीपी बाई डीवी निकालोगे ना, तो कितना लिखना नहीं है, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स पी बाई भी। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होगा या फिर आइसोथर्मल से कम होगा। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ही में सब सारी चीजों ग्राफ। जैसे अगर तुम्हारे पास क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देखना है। अब यहां से 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2, ये कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट, स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2। कैसा है स्लोप, इंफिनिटी। यहां पे मैं दो ग्राफ ले रहा हूं, एक ये और एक ये। इन दोनों ग्राफ में से बताना है कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल होगा, कौन सा ग्राफ, हाँ इसका। ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है, इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, इसका। तो अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इट विल बी एडियाबेटिक, और ये ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल। स्लोप देख करके क्या करेंगे, पता करेंगे। चार प्रोसेस है, ए बी सी डी, चारों का नाम बताना है। हाँ, ए और जो डी है उसके लिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ए है तुम्हारा कौन सा, आइसोबारिक, और डी क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, समझना किसमें, सी और बी में। अब देखो स्लोप पे स्लोप देखेंगे, किसका स्लोप ज्यादा है, सी का स्लोप ज्यादा है, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो क्या होता है, एडियाबेटिक, और जिसका स्लोप कम होता है वो बी जो होगा, ये तुम्हारा आइसोथर्मल है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो तुमको सबसे पहले क्या मिलेगा, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। हाँ, अगर इधर ऊपर की तरफ जाओगे, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम, इन सारे प्रोसेस में वॉल्यूम, हाँ इधर देखो, ये जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग दो ग्राफ बन रहे हैं। स्लोप से पता कर लेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बस दो ही ग्राफ में होता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में। तो उसी से रिलेटेड तुमसे पूछता है कि दोनों का ग्राफ जो है कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया, हटा दे इसको। नेक्स्ट लिखो, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन।
यहाँ कुछ कुछ ऐसे फंक्शन यूज होते हैं जो कि इस पे डिपेंड करेंगे, पाथ, जो पाथ तुमने फॉलो करा, या फिर कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो कि इस पे डिपेंड करेंगे, पॉइंट पे, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, कि तुमने कौन सा पॉइंट फॉलो किया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखना वेरिएबल्स whose value variables whose value does not depends on variables whose value does not depend on path followed does not depend on path followed by a process is known as क्या लिखो, डज नॉट डिपेंड लिखे हो ना, या डिपेंड लिखे हो, डज नॉट डिपेंड, आर नोन एज पॉइंट फंक्शन, ऐसे वेरिएबल जिनका वैल्यू जो वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पाथ पॉसिबल है, अगेन पीवी डायग्राम पे देख लो, इधर ये तुम्हारा पीवी ग्राफ तुमने प्लॉट करा 1 से 2 जाने के लिए। 1 से 2 जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे पास। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, चुटकुला सुना रहे हो क्या, क्या हो गया, सबको सुनाओ यार। हाँ ये गलत बात है यार, अपने में मुस्कुराते रहते हैं। मास्टर की भी तो सोचो, बाकी बच्चे का भी तो सोचो, उनका हक नहीं है क्या हंसने का? हाँ तो बताओ, तो क्या सुना है, टाइम देख के। अरे यार हद, टाइम देख के कौन हंसता है? चल खत्म हो रहा है इसलिए हंस रहे हो, या अभी बचा हुआ इसलिए हंस रहे हो? खत्म हो रहा है तो अभी तो टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम आया, 24 मिनट बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉपर शेड्यूल है, और वो कब खत्म होगा मेरे मूड पे डिपेंड करता है। चलो हाँ, अगर 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 2 ऐसे भी जा सकते हो, 1 से 2 ये भी कोई भी पाथ तुम्हारे पास पॉसिबल है, उस सारे पाथ को लेकर के जा सकते हो 2 पे, 1 से 2 पे। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं कि जिसका जो भी वैल्यू है वो ना तो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ना तो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ना तो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन। उसका जो वैल्यू है ना, तुम 1 और 2 पे जा रहे हो तो 1 और 2 पे डिपेंड करेगा, ना कि कौन से पाथ को तुम फॉलो कर रहे हो। तुम सारे को क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन। एग्जांपल्स कुछ है पता तुमको, एग्जांपल में लिख लो, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम प्रेशर एक्सेट्रा, वॉल्यूम प्रेशर और एक्सेट्रा। जो भी इंटरनल एनर्जी है उसको मतलब नहीं है कि तुम ये पाथ फॉलो करके जाओ, ये पाथ फॉलो करके जाओ। क्या देखेगा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर। तो अगर तुमको डिफरेंस चाहिए ना डेल्टा यू, तो इट विल बी सिंपली T2 माइनस T1 इंटू CV, उसी से निकलेगा। अब ये पाथ फॉलो करो, ये उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि जब भी ऐसे फंक्शन जो पॉइंट फंक्शन होते हैं या जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तुम्हारे लेवल से थोड़ा हाई है, लेकिन लिख लो कि अगर उसमें आ जाए, टिक ऑप्शन में आ जाए, तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का दिक्कत तो कम से कम टिक कर दो। तो लिख लो, दीज आर exact differential, these are exact differential, that is their change are represented as ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dv dt du, ठीक है। या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सिंबल भी होता है। और क्या कर सकते हो, और कुछ चीज ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ भी में जो चेंज आता है ना, उसको या तो ऐसे लिखो या तो दोनों का सेम मतलब है,
या डी पी या फिर डी यू। और ऐसे क्वांटिटीज जो कैसी है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसके लिए ये नीचे वाला हटा देना, खाली ऊपर वाला लिखना, डी यू डी पी और डी वी। वो नीचे वाला काट दो, मत लिखो। अब क्या बचा तुम्हारे पास, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में लिखो variables which depends on variables which depends on variables which depends on variable which depends on which depends on path followed by a process, path followed by a process, path followed by a process is known as path function, is known as path function, is known as path function. एग्जाम्पल में लिख लो, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 ये सारे ए बी सी डी, इस सब में वर्क जो है या फिर हीट जो है ऐड या सप्लाई होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। या वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, डिपेंड करेगा कौन से पाथ को फॉलो करा। तो वर्क और जो भी तुम्हारा हीट है, ये कैसे फंक्शंस है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अभी सब देख लेंगे, आगे जाएंगे तो सब जब इक्वेशन लिखने लगेंगे ना, तो पता चलेगा कैसे पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको जो ये जो है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो लिखना दीज आर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। These are non-exact or inexact differential represented by देखो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन था वो किसका था, पाथ का था। अब इसी में एक को डैश दे देते हैं ना, डैश दोगे क्या रिप्रेजेंट करेगा, डैश देने से रिप्रेजेंट करेगा वो क्या, पाथ। मतलब चेंज तो निकाल ले हो, लेकिन इसको दिखाना क्या है कि ये जो चेंज है ये किसके चलते हैं, पाथ फंक्शन है। तो ऊपर क्या करते हैं, ऐसे डैश लाइन दे देता है। या फिर और इसके लिए वो जो नीचे वाला टेढ़ा मेढ़ा सिंबल यूज करे थे, ये टेढ़ा मेढ़ा, दोनों का मतलब क्या हुआ, चेंज ही हुआ। ठीक है, लेकिन सिंबल, ये जो सिंबल है ऐसा डी यू, ये क्या बता रहा है कि ये जो भी है ये कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। ये क्या है तुम्हारा, पाथ फंक्शन। ये क्या है तुम्हारा, मतलब सबका सेम ही है। दोनों जो वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज रिप्रेजेंट करेगा। ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल का क्या मतलब है कि ये जो गिवन है वो पाथ फंक्शन है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मतलब क्या है, पाथ फंक्शन है। तो ये तो वर्क के लिए हो गया। एंड दूसरा क्या है, हीट। तो या तो डी क्यू लिख लो ऐसे, और क्या लिख लोगे, टेढ़ा मेढ़ा डी दे करके क्यू। और पॉइंट फंक्शन का, किसी भी फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोलते हैं, नहीं, किसी भी फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल तब बोलते हैं जब उनका साइक्लिक चेंज 0 के बराबर हो। किसी भी साइकिल में अगर चले, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो जो चेंज होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मान लो तुम 1 से वापस 1 पे आ गए, ठीक है, 1 से चले थे 2 पे गए, लेकिन फिर कहां चले आए, 1 पे आ गए। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, V1। तो दोबारा आ गया, फिर से वॉल्यूम कितना हो गया, V1 हो गया। चेंज कितना हुआ, प्रेशर कितना था, P1, बाद में कितना हो गया, P1। चेंज कितना हुआ, एनर्जी था U1, अभी भी एनर्जी कितना हो गया, चेंज कितना हो गया, 0। तो ऐसे सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं। और ये ये जो चीज है, ये किसका डेफिनेशन है, एग्जैक्ट का। कोई भी फंक्शन को एग्जैक्ट कब बोलते हैं, जब उसका चेंज इन अ गिवन साइकिल कितना हो, 0। तो नोट में लिख लो, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, cyclic integral
साइक्लिक इंटीग्रल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल साइक्लिक इंटीग्रल इज जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल इज जीरो, मतलब एक साइकिल के ओवर इंटीग्रेशन लोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे अगर डीपी दिया हुआ कितने के बराबर होगा, ये जो इंटीग्रेशन का मतलब इसमें गोला लगा देने का क्या मतलब होता है, साइक्लिक इंटीग्रल। ऐसे ही डीवी कितना हो जाएगा, डीयू कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर है। तो ये सारे को हम सबको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। मे बी तुमको दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पॉइंट फंक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पाथ फंक्शन। तो उसमें याद रखना क्या क्या प्रॉपर्टीज है सबका। हो गया। अब लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक ये सारा जो चीज था क्या कर रहे थे, माहौल बना रहे थे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। क्योंकि इधर से इतना तक जो पढ़े हो ना, कैसे सवाल आ सकते हैं, बस थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं। अभी यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा ना तुमने, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, मतलब ये पूरा क्लास जो पढ़े हो इससे क्या आ सकता है। हाँ, अभी स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ ठीक है। और ये ऐसा कोई भी लॉ देखे हो जो जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, कुछ तो कारण होगा। हाँ, वो था पहले से, लेकिन लोगों को क्या था, मतलब नहीं होता किसी को नाम देना होता है, तो उन्होंने बोला यार ये लॉ तो छूट गया, ये देना चाहिए। एक्चुअली इस ये जो लॉ है ना, इससे हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो सारा प्रोसेस पढ़ लिए हैं, और सब में टेम्परेचर क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस के चलते वो हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन किसी ने टेम्परेचर को डिफाइन ही नहीं किया था। तो एक साइंटिस्ट है, उनको मौका मिला कि यार हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नया लॉ दे दिया। तो अब जो लॉ दिया ना उसको थर्ड लॉ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सब गाली देते हैं, यार ये बच्चा वाला लॉ लाके तुम बोल रहे हो दिस इज थर्ड लॉ। तो उन्होंने बोला हम अब उसको चेंज, तुम्हारा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो हम ले नहीं सकते हैं। तो उसने क्या बोल दिया कि मेरा लॉ क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। लिखना, लिखो लिखो लिखना। इफ, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ से स्टार्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, if A is in, according to this law, if A is in thermal equilibrium, और यहाँ पे वर्ड ध्यान से देना, कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मल, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसा इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium, B is in thermal equilibrium with C separately, B is in thermal equilibrium with C separately, then A is in thermal equilibrium with C। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या कह रहा है, ए है और इसके साथ कौन चिपका हुआ है, बी। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है, जो अभी तक हम जो पढ़े हुए हैं उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हीट का जो फ्लो है वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या, फिर बक दिए आगे, अरे पहले समझा तो लेना दो। हाँ, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, एक बी है और सी है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब तुमको ए और सी को ना पास लाने की जरूरत नहीं है। देखो ये इससे सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बी और सी इससे क्या है,
सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो अब कह रहा है कि तुमको ए और सी को पास लाने की जरूरत नहीं है। क्या चेक करने के लिए? थर्मल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए पास लाने की जरूरत नहीं। तुम सीधे बोल सकते हो कि ए और सी जो होगा वो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये चेक कैसे करते हैं? अब जब इसका कंक्लूजन निकला ना, तो इससे बोला गया कि मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हीट फ्लो नहीं हो रहा इधर और हीट फ्लो नहीं हो रहा इधर। इसका मतलब वो कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट है इन दोनों में, कि ए और बी में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, बी और सी में कुछ ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो क्या है? कांस्टेंट है। उसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? टेम्परेचर। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? टेम्परेचर। इतना ही बताने के लिए जो फ्रोलर साहब थे वो किधर है? पीछे आया। 1-2 बनने के बाद पीछे आया, बोला कि भैया ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम तुम बता रहे हो ना, वो इसलिए सेम है क्योंकि ए और बी का टेम्परेचर क्या हो गया? एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ए और बी में सेम हो रहा है तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। बी और सी में भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है। और वो जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो किसके चलते आ रहा है? टेम्परेचर सेम होने के चलते। मतलब ये जो पूरा जीरो लिखा हुआ है वो किसको सिग्निफाई करता है? टेम्परेचर को सिग्निफाई करता है। और ये जो बी है ना, दिस बी इज एक्चुअली थर्मोमीटर। ये क्या है तुम्हारा? थर्मोमीटर है। एक थर्मोमीटर उठा करके ए का टेम्परेचर चेक करा, एक थर्मोमीटर उठा करके हाँ उसके सी का टेम्परेचर चेक करा, पता चला दोनों का रीडिंग कितना है? इतना है। तो इसका मतलब ये और सी दोनों क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो लिख लो ड्यूरिंग थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एग्जाम हो गया, टेस्ट हुआ, रिवीजन टेस्ट हुआ है ना? कैसा हुआ? एवरेज? किसी का है जो एवब एवरेज हो, या किसी का सुपर हिट है कोई? अरे खाली फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल किसी का है जो इसके बायोलॉजी में मार्क्स आ रहे हैं 300 आ रहे हैं किसी के? तो कब चेक करोगे? लो मुहूर्त इंतजार कर रहे हो क्या? कल ही टेस्ट हुआ ना? कितने घंटे का टेस्ट? उसके बाद जाकर के क्या करे थे? क्या की? तो नेक्स्ट एग्जाम का तो अभी डेट भी नहीं निकला है। कौन सा 5? अरे तो अभी 5 बहुत दिन है यार। मतलब आज का पेपर हुआ, आज जाने के बाद फिर से अगले एग्जाम की तैयारी भी करने लगे? लो तो फिर हो गया। अरे एनालाइज तो करो कि तुम कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो, कौन सा सवाल गलती करे हो। फिर टेस्ट लेने का फायदा क्या हुआ? तब अभिजीत सर को मना कर देंगे, सर डेली टेस्ट ले लो। डेली टेस्ट लेगे तो वैसे ही करते रहोगे। आज एग्जाम की तैयारी करो, फिर कल भी करो, फिर परसों भी करो। जब भी टेस्ट हो जाए ना तो क्या करना है? कब एनालाइज करोगे? उसी दिन, क्योंकि उस दिन क्लास होता है। नहीं करोगे तो बोल देंगे कि टेस्ट के बाद क्लास होगा। उस दिन भी वेडनेसडे को ये हाँ वेडनेसडे को ही होता है ना, बोल देंगे कि एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। ऐसे भी जाकर घर पे मस्ती करते हो। तैयारी तो कोई नहीं कर रहा होगा। ऐसा कोई नहीं है कि जाके टेस्ट दे दिया और जाके बैठ के पढ़ने लगा गुस्सा में कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो गुस्सा में फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। गुस्सा में वो पढ़ो जो तुमको नहीं आ रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट पेपर देखोगे कि ये सवाल हमसे नहीं हुआ, या ये हुआ भी तो हमसे क्या हो गया? गलत हो गया। तो फिर तुम क्या करने लग रहे हो? इसको भूल जाओ, अगले टेस्ट में टॉप मारेंगे। और अगले टेस्ट में फिर वही बात हुआ कि सर ये वाला टॉपिक वीक रह गया, लेकिन वो हमको पता ही नहीं चला। वो सीधे कब पता चलता है? नीट के पेपर में, कि सर हमने ये वाला चीज नहीं पढ़ पाए थे। तो वो हमको कैसे पता चल रहा कि तुम्हारा वीक है? वो तो तुमको पता करना है ना। और उसी के लिए टेस्ट होता है। तुम लोग टेस्ट क्यों देते हो? टॉप करने के लिए। कि हम इस वाले टेस्ट में क्या करेंगे? टॉप करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्स मारेंगे। अरे यार ये सब टेस्ट में फ्लेक्स कुछ नहीं होता है। टॉप करो या कुछ भी करो, फिर अब तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। हाँ मोह माया फ्लेक्स। देखो इसको जानकारी है, एक्सपीरियंस आदमी है ये। कौन क्या हो गया? काहे उसको खुजली कर रहे हो? अरे तो पीठ इधर उधर होता है तो करवाया जाता है यार, तुम बगल का करवा रहे हो उससे। हद है। टेस्ट जो हो ना उसमें जाकर के जल्दी से क्या कर लिया करो?
मिला वाला करके, क्योंकि मिल जाता है ना आंसर की, कल देखे तो मैसेज आ गया था, आंसर की मिल जाता तो जल्दी से मिला लिया करो। क्या उसमें भी मिलाने में हाथ पैर कांपता है कि क्या पता सर मेरा नंबर -30 आ जाए फिजिक्स में क्योंकि हम सारा चीज तुक्का मार दिए थे। कुछ होते हैं ना, नहीं होता है, अंतिम का 10 मिनट बचा रहता है ना, तो आंख बंद करके सबका क्या रंग देंगे, ए रंग देंगे। हाँ, अपने अपने भगवान का या अपने अपने फेवरेट इंसान का नाम लेकर के, और रखने के बाद पता चलता है नंबर कितना आया, माइनस में आया। हाँ, तो ऐसा नहीं करने का, क्योंकि तुम्हारे भगवान और तुम्हारे फेवरेट इंसान यहाँ पे काम नहीं करते हैं। वहां पे काम करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर को। मतलब बायोलॉजी को वाले का केमिस्ट्री वाले को थोड़े बुला लोगे कि सर आइए ना केमिस्ट्री का डाउट है थोड़ा बता दीजिए, या बायोलॉजी सर को फिजिक्स के डाउट के लिए मत बुला लेना। बताओ यार, केमिस्ट्री ना मत लेके आना। थर्मोडायनेमिक्स हम केमिस्ट्री थोड़े पढ़ा रहे हैं। अब हमसे आके पूछोगे सर इंट्रोपी का सवाल सॉल्व कर दिया, केटीजी का उसमें भी हम टॉपिक डिसाइड कर देंगे कि ये टॉपिक का नहीं बताएंगे। अब मेरे पास आओगे अमागट्स पे लेकर के हम थोड़े बताएंगे, क्योंकि अमागट्स का सवाल पिछले 15 साल में नहीं पूछा एक भी। वो केमिस्ट्री में पूछा, केमिस्ट्री वाले सर का माथा फोड़ो, मेरा क्या दिमाग खराब करोगे। लिखो हाँ, न्यूटन का नाम लेके क्या तुक्का मारते हैं? क्या कैसे, न्यूटन शहीद हो गया भाई, उसको क्या परेशान करो, बेचारा परियों के साथ खेल रहा होगा ऊपर, अभी भी न्यूटन को परेशान करना, बता। अरे कम मरने के बाद तो कम से कम उसको सुकून से एंजॉय कर लेने दो। पूरा जिंदगी ह्यूमैनिटी को दे दिया उसने, मरने के बाद भी अब न्यूटन को ही याद करोगे। हाँ लिख लो, देख लो, बता यार। एलोन मस्क को ना ना ना, एलोन मस्क को नहीं, उसको ट्वीट कर सकते हो, क्या पता 2-3 साल बाद रिप्लाई दे दे तुम्हारा नंबर। हाँ, कौन मार्स पे जाना चाहता है, मार्स, अच्छा। अरे क्या लिखा रहे थे पहले वो तो बताओ। हाँ लिखो, लिखना, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट मींस, thermal equilibrium exists means one of the properties thermal equilibrium exists means one of the properties of these bodies must be constant and that property is known as temperature। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसके आने से पहले तक तो हमने टेम्परेचर को प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया था कि व्हाट इज टेम्परेचर। इससे पहले तक किसी ने नहीं बोला था कि टेम्परेचर होता क्या है। किसने बोला, जिसने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, उसने आकर के अपना पेटेंट लिखा लिया कि मैंने क्या बताया, टेम्परेचर का डेफिनेशन बताया, या क्या टेम्परेचर होता है वो बताया। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट से क्या समझोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम समझेंगे। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे। अब यही इतना ही डेफिनेशन होता है। सवाल देख लें, तो अगर कुछ सवाल होगा तो करवा देंगे। यहां तक तो कोई सवाल बन जाए ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। वेज ऑफ इंटरैक्शन, एनर्जी इंटरैक्शन, वेज ऑफ, हेडिंग है ये, वेज ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन, वेज ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन बिटवीन, wage of energy interaction between system and surrounding, wage of energy interaction between system and surrounding। कितने तरीके से इंटरेक्शन होता है, एनर्जी इंटरेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को जा सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम को जा सकता है। दो तरीका, कौन सा, नहीं यार, या तो हीट सप्लाई कर सकते हो या तो हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या तो वर्क कर सकते हो सिस्टम पे या फिर सिस्टम तुम पे वर्क कर सकते हैं, या सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर सकता है। मतलब एनर्जी इंटरेक्शन के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या क्या,
तो लिखना there are two types of 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 energy interaction between system and surrounding. There are two types of energy interaction between system and surrounding. पहला क्या है? वर्क, या तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर सकता है या फिर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है. नंबर 2 हीट. ठीक है. अब जो वर्क होता है, अब डिटेल में वर्क को डिस्कस कर लेंगे. और तो नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारा क्या होगा? वर्क इंटरैक्शन. वर्क इंटरैक्शन अगेन इंटरैक्शन में दोनों पार्ट आ जाएगा, या तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होगा या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा होगा. अब कौन किस पे वर्क कर रहा होगा वो डिपेंड करता है साइन पे. साइन कन्वेंशन देखेंगे कि कैसा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं इधर फिजिक्स में, और उसके बेसिस पे देखेंगे. ठीक है. अब जो वर्क है ना, समझो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये एक तुम्हारा सिलेंडर है. इस सिलेंडर में हमने क्या रखा हुआ? एक गैस ट्रैप करके रखा हुआ है. और ये तुम्हारा मूवेबल पिस्टन है. ये क्या है तुम्हारे पास? पिस्टन. अब समझना कि इस पे कुछ भी, इस पे क्या करोगे, अगर मान लो इसको तुमने हीट सप्लाई करा, हीट सप्लाई करने के चलते क्या होगा? ये एक्सपैंड करेगा. ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा. जब ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम जो इसका होगा क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा. जब इसको तुम हीट कर रहे हो तो इसका जो प्रेशर है या वॉल्यूम है वो क्या होगा? चेंज करेगा. दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस, कि तुम किस प्रोसेस से हीट इंटरेक्शन करवा रहे हो. तो उसके चलते ये क्या होगा? अगर ये मूवेबल है तो पिस्टन मूव कर सकता है ऊपर नीचे. अगर ऊपर मूव करेगा तो किसी स्टैंड पे देखोगे तो इस पे कितना काम प्रेशर लग रहा होगा? P. जो भी प्रेशर अंदर है गैस का, वो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा. ठीक है. और अगर हल्का सा चेंज देखा जाए, मान लो ये पिस्टन यहाँ था, यहां से मूव करके कहा गया, हल्का सा मूवमेंट हुआ dx, तो मूव करके कहा चला गया? इधर चला गया. तो इस हल्के से चेंज में P का जो चेंज है उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. मान सकते हैं P जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि हमने चेंज कितना देखा है? बहुत ही छोटा dx का चेंज देखा है. अब साथ ही साथ देखो, जो यहाँ पे वर्क निकालना चाहते हो, वर्क क्या होता है? dw. dw क्या होता है तुम्हारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो कहा हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, वही सेम चीज इधर आया है. वर्क अभी भी क्या होगा तुम्हारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है, फोर्स कैलकुलेट करना. फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? F बाई A. तो फोर्स क्या हो जाएगा? P इंटू, जहां A क्या होगा? मान लो ये जो पिस्टन है ना, इसको ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का. पिस्टन को ऊपर से जाकर के देखोगे किस तरह के दिखेगा? जिसका कुछ एरिया होगा, दैट एरिया इज व्हाट? A. और उसी एरिया पे प्रेशर लग रहा होगा, तो उसके चलते फोर्स आएगा. इट विल बी P इंटू A dx. अब इस चीज को क्या कर लें? एक साथ क्लब कर दे A और dx को, तो क्या देगा वो? वॉल्यूम देगा. ये जो A और dx है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे. A क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम के बराबर. क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हो P dv. तो ये dw कितना हुआ? लेकिन तुमको dw नहीं चाहिए, तुमको चाहिए w. तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. तो w जो होगा किसके बराबर होगा? P dv के बराबर. लेकिन इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि दिस मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम. कैसा सिस्टम होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होगा. तो W किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन P dv के बराबर होता है. तो अगर फंक्शन दिया हुआ है तो सीधे P की वैल्यू पुट करो, V के टर्म में इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा. या अगर ग्राफिकल देना चाहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एरिया अंडर, हाँ, क्योंकि इसके लिए इंटीग्रेशन का तुमको ये ग्राफिकल मीनिंग बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व. तो कर्व से भी निकाल सकते हो. तो दो तरीका है तुम्हारे पास निकालने का. एक तीसरा तरीका भी है जिसको एक्सपेरिमेंटल तरीका बोलते हैं, कि किसी भी सिस्टम के द्वारा कितना वर्क हुआ वो हम एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं, वो भी बताएंगे. तो ये क्लोज सिस्टम के लिए यूज करेंगे. अगेन ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है? ओपन सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है W माइनस ऑफ V dp. क्या फॉर्मूला होता है?
ओपन के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन अगेन ये फिजिक्स में नहीं है। कहाँ है? केमिस्ट्री में। तो ओपन सिस्टम कहाँ पढ़ोगे? तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे? क्लोज तक पढ़ेंगे। और क्लोज कितने तरीके से वर्क निकाल सकते हैं? या तो तुमको पीवी फंक्शन दे दिया, पीवी का फंक्शन दे देगा, या पुट कर देंगे, वर्क डन निकाल देंगे। या फिर पीवी ग्राफ दे दिया, पीवी ग्राफ से भी निकाल सकते हो। या फिर एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिसमें क्या करता है, सिलेंडर देगा, इस सिलेंडर में पिस्टन लगाया, समझना, इस सिलेंडर में पिस्टन लगा करके इधर एक स्प्रिंग लगा दिया। क्या करा है तुमको? स्प्रिंग लगाया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। अब मान लो कुछ भी यहाँ पे ये जो गैस है ये कुछ भी वर्क करेगा तो वो कहाँ स्टोर होगा? स्प्रिंग में स्टोर होगा। साथ ही साथ यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा है। क्या लग रहा है? पी नॉट, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा है। तो ये जो वर्क करेगा ना किस पे करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर पे और साथ ही साथ। तो जो वर्क डन है निकालने का उसका एक और तरीका होता है कि इस पे जो वर्क हुआ पी नॉट ए इंटू एक्स, दिस इज वर्क डन ऑन एटमॉस्फेयर। और वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इससे भी तुम बता सकते हो सीधे कि कितना वर्क हुआ गैस पे या फिर कितना वर्क गैस ने किया तुम पे। तो वर्क इंटरेक्शन इन सारे मेथड से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे कब? अगले क्लास में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। हेलो।